हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ फर्रू में। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट इसके जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पेज नंबर 4 पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 1.1, वाई आर सॉलिड्स रिगिड? सॉलिड्स कठोर क्यों होते हैं? सॉलिड्स कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। इसका यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 1.2, वाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम? सॉलिड्स की जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट क्यों होती है? इसका आंसर है सॉलिड्स हैव लो थर्मल एनर्जी एंड हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर दे कैन नॉट मूव। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी लो होती है और उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल है वो मूव नहीं कर पाते। दैट इज ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजिशन एंड हैंस दे हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स के पार्टिकल फिक्स्ड पोजिशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जहाँ पर हैं वहीं पर फिक्स रहते हैं, इसलिए उनकी जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है। तो इसका कारण क्या है कि उनकी थर्मल एनर्जी लो होती है और उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है। 1.3, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमोरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये नीचे कुछ सॉलिड्स दिए गए हैं, इनको हमें बताना है इनमें से कौन सा एमोरफस सॉलिड है और कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। ये दिया गया है पॉलीयूरेथीन, नेफ्थलीन, ये सब दिए गए हैं। तो इसका आंसर है जो इनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ये हमें याद रखने हैं, वो है बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉपर। ये चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और इनमें से जो एमोरफस सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं वो है पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड फाइबर ग्लास। तो ये हमें याद रखना है, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1.4, वाई इज ग्लास कंसिडर्ड ए सुपरकूल्ड लिक्विड? ग्लास को सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ग्लास होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। वो फ्लो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फ्लो करते हैं। जैसे आपने कोई विंडो देखी होगी, ग्लास विंडो, वो जो बॉटम पार्ट होता है वहाँ पर तो वो थिक हो जाती है और जो उसका अपर पार्ट होता है वहाँ पर वो थिन हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लास होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ स्लोली स्लोली फ्लो करता है, जिसमें उसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, और ऊपर से फ्लो होगा, नीचे आकर वो इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए वो नीचे से थिक हो जाता है। यही इसमें कहा गया है, बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू वेरी स्लोली। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग और डायरेक्शन। किसी सॉलिड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उस हर एक डायरेक्शन में उसकी वैल्यू सेम है। यानी इस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो जिस तरीके से अरेंज हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में किसी भी डायरेक्शन से देख लिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉलिड का सेम ही रहेगा। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड। तो हमें बताना है इस सॉलिड का नेचर क्या है, क्रिस्टलाइन है या फिर एमोरफस है। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी? क्या ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है? अगर किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब सभी डायरेक्शन में डिफरेंट आ रही है, तो वो होता है एनाइसोट्रोपी। अगर सभी डायरेक्शन में वैल्यू सेम आ रही है तो वो होता है आइसोट्रोपी। और आइसोट्रोपी जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एमोरफस सॉलिड की। क्योंकि जो एमोरफस सॉलिड होते हैं उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो होता नहीं, और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन से देख लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो ये जो नेचर है सॉलिड का वो है एमोरफस सॉलिड, और क्योंकि ये जो एमोरफस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपी शो करते हैं। दैट इज सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और सेम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम रहेगी। और जो एमोरफस सॉलिड होते हैं वो क्लीवेज प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते। क्लीवेज प्रॉपर्टी कहते हैं जब भी उसको किसी शार्प एज टूल से काटा जाएगा या मान लीजिए चाकू से काटा जाएगा तो जो दो सरफेस बनेंगे वो इरेगुलर शेप के बनेंगे, इरेगुलर होंगे, क्योंकि जो एमोरफस सॉलिड्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पैटर्न इरेगुलर होता है, तो उनको चाकू से काटने पर भी जो दो सरफेस बनेंगे वो इरेगुलर पैटर्न के बनेंगे। तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इट गिव्स इरेगुलर स्ट्रक्चर ऑन क्लीवेज। तो हमें याद रखना है एमोरफस सॉलिड और ये आइसोट्रोफी है नेचर। अब ये पेज नंबर 9 पर एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी सोल्व कर लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम। नीचे कुछ सॉलिड्स दिए गए हैं, इनको हमें अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है। आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स,
कोवेलेंट सॉलिड्स, इनमें इनको क्लासीफाई करना है। और इनका आधार क्या होना चाहिए क्लासीफाई करने का, कि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो किस प्रकार की है, इसके आधार पर हम इनको क्लासीफाई करेंगे। ये दिए गए हैं पोटेशियम सल्फेट, टिन बेंजीन और सिलिकॉन कार्बाइड तक, ये दिए गए हैं हमें। पहला है जो इनमें से जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो है पोटेशियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड। पोटेशियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड इन सब में से आयनिक सॉलिड्स हैं। मेटेलिक सॉलिड्स इनमें से टिन और रुबीडियम है। इसके बाद इनमें से जो मोलिकुलर सॉलिड्स हैं जो हमें दिए गए हैं, बेंजीन मोलिकुलर सॉलिड है, यूरिया, अमोनिया, वाटर और आर्गन। कोवेलेंट सॉलिड्स हैं इनमें से ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड, ये हमें याद रखने हैं। अब है 1.7, solid A is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? इसमें कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टी दी गई है। एक दिया गया है सॉलिड ए। जो सॉलिड ए है वो एक हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, पहली प्रॉपर्टी। और वो इलेक्ट्रिसिटी को ना तो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा ना ही मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेगा। और जो ये सॉलिड ए है ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट करता है। तो हमें बताना है ये किस प्रकार का सॉलिड है। इसका आंसर है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। जो सॉलिड ए है वो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, ये दोनों एक ही हैं, एक ही नाम, या तो इनको कोवेलेंट सॉलिड कह लें या फिर नेटवर्क सॉलिड कह लें। जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। साथ ही साथ उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। बस इसमें हमें एक एक्सेप्शन याद रखना है, जो ग्रेफाइट होता है वो भी कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड होता है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इस एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, चाहे मोल्टन स्टेट हो चाहे सॉलिड स्टेट हो, और वो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब 1.8 है, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन स्टेट में तो कंडक्ट करेंगे लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोल्टन स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी सॉलिड में वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। यही इसमें कहा गया है। Ionic solid do not conduct electricity in solid state because ions are not free to move due to strong force of attraction। क्योंकि solid state में जो ions होते हैं वो freely मूव नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बीच में force of attraction जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। Whereas in molten state they conduct electricity because ions are free to move due to weaker force of attraction। जबकि मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 1.9, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, माल्लेबल एंड डक्टाइल। हमें उस सॉलिड्स का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी होते हैं, मॉलेबल भी होते हैं जिनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है पीट कर, डक्टाइल भी होते हैं जिनको थिन वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये किस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी हैं? ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं ये है मेटेलिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, ये हमें याद रखना है। जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, मेलेबल भी होंगे और डक्टाइल भी होंगे। अब ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.10, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट की सिग्निफिकेंस बताइए। लैटिस पॉइंट क्या होता है? किसी भी यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो किसी भी यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, यही इसकी सिग्निफिकेंट है। अगला है 1.11, नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज्ड ए यूनिट सेल। हमें उन पैरामीटर्स का नाम बताना है जो यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो हमने पढ़ा था जो यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। पहला जो एज लेंथ होती है, एक्सियल डिस्टेंस या फिर एज लेंथ, ये तीन प्रकार की होती हैं, ए, बी और सी।
तो 3 पैरामीटर तो ये हो गए। दूसरे तो जो 3 पैरामीटर थे वो थे एक्सियल एंगल, यानी ए और बी के बीच में एंगल, बी और सी के बीच में एंगल, ए और सी के बीच में एंगल। ये 3 एंगल थे, अल्फा, बीटा और गामा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये नीचे डायग्राम दिया गया है। इसमें एज लेंथ ए, ये बी और ये सी एज लेंथ है। अब ये इनके एंगल दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं अल्फा एंगल 90 डिग्री दिया गया है। ये दिया गया है बी के बीच में और सी के बीच में, ये भी बी है और ये भी बी है, अल्फा एंगल। अब बीटा एंगल देख लीजिए, ये वाला दिया गया है, ये दिया गया ए और सी के बीच में। जो गामा एंगल दिया गया है वो दिया गया है ए और बी के बीच में। तो ये 6 पैरामीटर्स होते हैं, एज लेंथ और एक्सियल एंगल। अब है 1.12 डिस्टिंग्वाइज बिटवीन। ये नीचे दिए गए हैं, इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। पहला है हेक्सागोनल और मोनोक्लाइनिक यूनिट सेल में डिफरेंस क्या होगा। तो ये दिया गया है पैरामीटर्स के रूप में डिफरेंस। जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होगी उसमें जो ए एज लेंथ होगी वो बी के बराबर होगी, ए इज इक्वल टू बी, और सी के नॉट इक्वल होगी। यानी ए और बी तो बराबर होगी लेकिन सी उनके बराबर नहीं होगी। इनमें जो अल्फा एंगल होता है और बीटा एंगल होता है वो दोनों 90 डिग्री के एंगल होते हैं, गामा 120 डिग्री एंगल होता है। जबकि जो मोनोक्लाइनिक यूनिट सेल होती है उनमें जो ए यूनिट एज लेंथ होगी वो ना तो बी के बराबर होगी और ना सी के। ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। बी ना तो ए के बराबर होगी ना ही सी के बराबर होगी, तीनों ही डिफरेंट होंगे। इनमें जो एंगल होंगे अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, बीटा भी 90 डिग्री, तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये इनके बीच में डिफरेंस दिया गया है। अब दूसरा है फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। इसका ये सेकंड पोर्शन पूछा गया है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, it is a unit cell in which constituent particles are present at each corner as well as at the center of each phase। जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है वो वह यूनिट सेल है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर्ड पे भी होंगे। ये फेस सेंटर्ड है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फेस सेंटर्ड दिया गया है। फेस सेंटर्ड के जो कॉर्नर्स के ये वाले देख सकते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर में भी होंगे। ये वाला फेस है पहला, इसके सेंटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इधर का ये फेस है, इसके सेंटर में आप देख सकते हैं नीचे वाला फेस, इसके सेंटर में ये इधर वाला फेस, इसके सेंटर में, और एक इधर वाला आपकी तरफ का ये वाला, और एक दूसरी तरफ का पीछे की तरफ का जो फेस है। यानी हर एक फेस के सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, साथ ही साथ कॉर्नर्स पे होंगे। जबकि जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है वो वह यूनिट सेल है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो मौजूद होते ही हैं, साथ ही साथ एक जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दो ऑपोजिट फेस के सेंटर पे भी मौजूद होगा। इससे डायग्राम से ज़्यादा समझ आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये तो कॉर्नर वाले हैं। इसके जो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो कॉर्नर पे तो मौजूद ही हैं, साथ ही साथ दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में भी होंगे। ये ऊपर का फेस, ये नीचे का फेस, तो ये दोनों ऑपोजिट फेस हैं। इसमें ये एक सेंटर में मौजूद है, इसमें भी सेंटर में मौजूद है। और जो ये ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये कोई से भी फेसेस पे हो सकते हैं। यहाँ तो ऊपर नीचे फेसेस पर दिए गए हैं, मान लीजिए यहाँ पर ना हो, ये लेफ्ट और राइट के यहाँ पर भी हो सकते हैं। यहाँ पर ना हो, जो आगे और पीछे का है, पीछे का फेस है, ये हमारी तरफ का फेस है, तो ये इस पर भी हो सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे मौजूद होंगे, साथ ही साथ दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे मौजूद होंगे। अब है 1.13 एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट। हमें एक्सप्लेन करना है कितना एटम का पोर्शन लोकेटेड होता है, पहले कॉर्नर पर। दूसरा, बॉडी सेंटर्ड ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। पहला तो एक यूनिट सेल है, उसके पास ही एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, नेबर में दी गई है। तो हमें बताना है कॉर्नर पर कितना मौजूद होगा एटम का पोर्शन और क्यूबिक यूनिट सेल में कितना मौजूद होगा। तो हमने पढ़ा था ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, मान लीजिए ये क्यूबिक यूनिट सेल है,
इसके एक कॉर्नर पर जो एटम है, इसके एक कॉर्नर पर जो एटम है वो इसके आसपास की जो 8 यूनिट सेल है उनमें बराबर डिवाइड होता है। एक तो ये यूनिट सेल, इसके आसपास की जो 7 यूनिट सेल और हैं उनके साथ ये बराबर भागों में डिवाइड होता है। तो जो ये एक कॉर्नर का एटम है ये इस वाली यूनिट सेल में, साथ ही साथ इसके आसपास की 7 और, तो टोटल कितनी हुई 8। तो एक कॉर्नर का जो एटम होता है वो 8 यूनिट सेल में बराबर भागों में डिवाइड होता है। तो एक एटम 8 सेल में, यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है, तो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट आएगा, 1/8 पार्ट। तो कॉर्नर पर जो मौजूद है वो एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट करता है। तो 1/8 पोर्शन ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट कॉर्नर। कॉर्नर पर किसी भी एटम का 1/8 पोर्शन लोकेटेड होता है। अब दूसरा, एक बीसीसी यूनिट सेल है, यही मान लीजिए ये बीसीसी यूनिट सेल है हमारे पास। बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पर मौजूद होंगे, साथ ही साथ एक एटम इस यूनिट सेल के सेंटर में मौजूद होगा, बिल्कुल सेंटर में। और बीसीसी में जो ये सेंटर का एटम होता है ये इसी यूनिट सेल के सेंटर में होता है, बाकी किसी के साथ भी ये शेयर नहीं होता। क्योंकि पर्टिकुलर आप कोई क्यूब ले लीजिए, डाइस ले लीजिए, डाइस के बीच में बिल्कुल सेंटर में अगर हम कोई एटम रख दें तो वो उसी डाइस में रहेगा, बाकी किसी के साथ वो शेयर नहीं होगा। तो बीसीसी में जो एटम होता है सेंटर में वो इसी से होता है और उसका पूरा का पूरा पार्ट इसी यूनिट सेल में होगा। तो जो एक एटम है तो पूरा का पूरा एटम इसी यूनिट सेल में होगा। एन एटम प्रेजेंटली एट बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल बिलोंग्स ओनली टू दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। कोई एटम बीसीसी यूनिट सेल के सेंटर में रखा गया है तो वो उसी यूनिट सेल से बिलोंग करेगा, बाकी किसी के साथ उसकी शेयरिंग नहीं होगी। हैंस इट हैज़ फुल कंट्रीब्यूशन टू दैट यूनिट सेल। तो ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा उसी बीसीसी यूनिट सेल में, पूरा का पूरा ये इसी यूनिट सेल में आएगा। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।